हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं मोहम्मद आरिफ। आज हम फिर से अवेलेबल हैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज़ की क्लास के साथ। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है इस सब्जेक्ट के ऊपर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, क्या मार्क्स की वेटेज है एंड ऑल, ये सारी की सारी बातें हमने लास्ट क्लास में आपकी पढ़ी थी। बच्चे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था आपका जो पूरा सिलेबस है, ये सिलेबस आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जब मैं बात करता हूं पार्ट ए की, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड था पूरा का पूरा पोर्शन, पार्ट बी आपका फाइनेंस एंड मार्केटिंग से रिलेटेड था एंड पार्ट सी वाज योर प्रैक्टिकल वर्क। तो हमने लास्ट क्लास में बच्चे पढ़ लिया था, स्टार्ट कर लिया था। पार्ट ए को हमने छोटा सा पोर्शन स्टार्ट कर लिया था। मैनेजमेंट का वाला जो पोर्शन है वो हमने स्टार्ट कर लिया था। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने स्टार्ट कर लिया था। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे, इस चैप्टर में मैंने आपको अभी तक जो भी कुछ पढ़ाया है कुछ खास नहीं। एक टॉपिक है, एक वर्ड है जिसका नाम है मैनेजमेंट। सिर्फ और सिर्फ हमने उस वर्ड को समझा है जिसका नाम है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसे कहते हैं, मैंने सिर्फ आपको अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ाया है। और मैंने आपको बेटे ये मैनेजमेंट पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो मैंने 2 बातें आपको बताई थी। एक तो टेक्निकल डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी इस वर्ड्स से रिलेटेड जो मैनेजमेंट को डिफाइन करती थी, और एक मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में इसका मीनिंग बताया था लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट वही है जो एक मैनेजर किया करता है। और एक मैनेजर क्या करता है, एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहकर आपके लिए रिसोर्सेज का अरेंजमेंट किया करता है। आपके लिए रिसोर्सेज का अरेंजमेंट किया करता है, और जो रिसोर्सेज वो अरेंज करता है उन अरेंज किए हुए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया करता है, उसका यूटिलाइजेशन भी वो किया करता है। तो जब यूटिलाइजेशन की बात आती है तो यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन का मतलब है इसकी एप्लीकेशन, और अरेंजमेंट का मतलब क्या है आप समझते होंगे, इनको आपके लिए यूज करने लायक पोजीशन में लेकर के आना। बच्चे, अरेंजमेंट तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा अरेंजमेंट करने वाला, जो बेस्ट अरेंजमेंट करेगा और जो बेस्ट इसका यूटिलाइजेशन करेगा वो अच्छा मैनेजर कहलाएगा। जो महंगा और खराब अरेंजमेंट करेगा और बेस्ट यूटिलाइजेशन ना करके उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा वो आपका बेकार मैनेजर होगा, अच्छा मैनेजर नहीं होगा। ये हमने लास्ट क्लास में लेमन लैंग्वेज में समझा था। फिर टेक्निकल एक डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैंने अपनी बात यहां से शुरू की थी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, और प्रोसेस का मतलब क्या था मुझे बता सकते हो आप? सर, प्रोसेस के मतलब से क्या मतलब है आपका? मैंने कहा था बेटे, प्रोसेस का मतलब है जहां पर सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हो, जहां पर बहुत सारे स्टेप में या एक से ज्यादा स्टेप में काम होता हो। तो इस बात को मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमारी कैसे पूरा करती थी? तो मैंने कहा था बेटे, मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो यहीं से शुरू होती है। कि कहां से शुरू होती है सर? वो शुरू होती है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। सर, प्रोसेस कैसे है? क्योंकि मैनेजमेंट का जो काम है जब हम टेक्निकली देखते हैं तो कई सारे स्टेप में किया जाता है। जैसे मैनेजमेंट का सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला जो काम होता है वो काम होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग करने में हम क्या देखते हैं सर? प्लानिंग करने में हम देखा करते हैं कि क्या काम हमको करना है, कैसे उस काम को करना है, उस काम को कौन परफॉर्म करेगा। इन सारी चीजों के लिए हम एडवांस में डिसाइड करते हैं, फ्यूचर के लिए डिसाइड किया करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लानिंग। प्लान करने के बाद हम ऑर्गेनाइज किया करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग किया करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है सर? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है जो आपने प्लान किया है उस प्लानिंग के हिसाब से जो आपको जॉब पोस्ट और बाकी कुछ फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत है उनका अरेंजमेंट कैसे किया जाना चाहिए। उसके बाद स्टाफिंग, जो लोग आपके यहां पर काम करेंगे उन लोगों के स्टाफिंग, उन लोगों को अपने को क्या करना है, उनको रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम पर रखना है, और फिर उन लोगों को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना है, जिसको हमने बोला था डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के बाद बेटे एक और टॉपिक आपका आता है लास्ट में,
जिसको हमने नाम दिया था कंट्रोलिंग। अब ये कंट्रोलिंग क्या था, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है, जो एक्चुअल में आउटपुट निकल करके आता है, उसको हम अपने प्लान्ड आउटपुट के साथ चेक करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं और दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं उन वेरिएंसेस को फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इसको हम नाम देते हैं कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस कैसे है, क्योंकि मैनेजमेंट में बेटी जो काम होता है, मैनेजमेंट का जो काम होता है वो मल्टीपल प्रोसेसेस में होता है, मल्टीपल स्टेप्स में होता है। इसमें सीरीज ऑफ स्टेप आपको कहीं ना कहीं स्टेप्स लेने पड़ते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप लेने पड़ते हैं, जो स्टार्ट होते हैं आपके प्लानिंग से, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसलिए हमने इसको नाम दिया था प्रोसेस का। और प्रोसेस के बाद बेटे मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस किस चीज का है ये, तो आपने कहा था सर प्रोसेस है ये गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, दूसरे लोगों से काम कराने का प्रोसेस है। यहां पर हम जो काम कराते हैं वो दूसरे लोगों से काम कराते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया था गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। सर आपके सामने एक फोटो नजर आती है, एक पिक्चर नजर आती है, जहां पर एक बंदा इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, आपको दिखता है ये बंदा इंस्ट्रक्शन देता हुआ, क्या कर रहा है, ये खुद काम कर रहा है या दूसरे लोगों से काम कराने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है? क्या नजर आता है आपको ये? सर ये दिख रहा है कि ये कुछ लोगों से कह रहा है भाई साहब काम करो, और जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं। ये इधर दिख रहे होंगे 3 लोग आपको काम करते हुए। ये जो बंदा है जिसको आप नाम दे रहे हैं बेसिकली मैनेजर का, ये बंदा कौन है आपका? सर ये बंदा हमारा मैनेजर है। और ये लोग कौन है? ये हमारा वो स्टाफ है जिसको हम रिक्रूट करके लेकर के आए, जिसमें हमने स्टाफिंग में जिनको हमने अपने यहां पर काम पर रखा है। ये वो लोग हैं जिसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, और इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? मैनेजर दे रहा है। तो ये जो मैनेजर का काम है, यही तो मैंने आपको बताया था, यही तो मैंने आपको बोला था कि यही आपका मैनेजमेंट है। अच्छा बच्चे एक बात मुझे बताओ, ये जो मैनेजर है ये काम दूसरे लोगों से ही करा रहा है क्या? यस, ऑब्वियस सी बात है बेटे, अकेला बंदा सारे के सारे काम खुद कैसे कर सकता है? ये तो बाकी के जो आपके मैन है, बाकी के जो आपके एम्प्लॉई है उनको मैनेज करेगा, उनको इंस्ट्रक्शन देगा, उनसे काम कराएगा। इसलिए हमें ये दिख रहा है कि ये दूसरे लोगों से काम करा रहा है। अच्छा बेटे ये जो काम करा रहा है, ये जो बंदा आपका काम करा रहा है, ये बंदा जो काम करा रहा है आपके बाकी के लोगों से, मुझे बताइए ऐसी आंखें बंद करके बिना किसी गोल के काम करा रहा होगा, या किसी मकसद से या किसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड काम करा रहा होगा? डेफिनेटली बेटे ये किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होंगे, पर्टिकुलर किसी एक मकसद के लिए काम कर रहे होंगे, जो इन्होंने डिसाइड किया है एडवांस में, प्लानिंग के टाइम पर जो इनका अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने के लिए काम कर रहे होंगे। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये वर्ड भी पढ़ने के लिए मिलते हैं, विद द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे बेटी? जो हमारे गोल हैं जो हमको अचीव करने, ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो हम काम करेंगे उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम मैनेजमेंट का नाम देते हैं। और बेटे इसमें हम 2 वर्ड और इस्तेमाल किया करते हैं। यहां तक कि अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमने सिर्फ 3 बातें पढ़ी हैं। मैनेजमेंट का काम बेटे एक प्रोसेस है जहां पर सीरीज ऑफ स्टेप, कई सारे स्टेप में काम किया जाता है, और यहां पर अदर्स से काम किया जाता है, बाकी लोगों से काम कराया जाता है, दूसरे लोगों से काम कराया जाता है, और इसके अलावा एक गोल को, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या गोल है, उसको अचीव करने के लिए यहां पर काम कराया जाता है। लेकिन बेटे ये डेफिनेशन यहां पर कंप्लीट आपकी नहीं होती। इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको अभी 2 वर्ड्स और डिस्कस करने पड़ेंगे, 2 वर्ड आपको और डिस्कस करने पड़ेंगे, और वो 2 वर्ड कौन कौन से होंगे वो हम लेकर के आते हैं आपके सामने। वो 2 वर्ड हैं बेटे आपके बेसिकली, एक है इफेक्टिवली एंड एक है इफिशिएंटली। लास्ट क्लास में बच्चे मैं यहां तक आपको सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको बता दिया था कि बच्चे ये जो 2 वर्ड हैं, एक इफेक्टिवली और दूसरा इफिशिएंटली, इन दोनों वर्ड को मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो अल्टीमेटली मेरी क्लास अब शुरू होती है। अब तक जो मैं आपको करा रहा था वो पिछली क्लास का बैकअप था या पिछली क्लास का एक ओवरव्यू था। मेरी जो क्लास शुरू होती है वो होती है अब, यहां से मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं। तो मेरे बेटे आज की क्लास का डिस्कशन शुरू होता है इफेक्टिवली वर्ड से। इफेक्टिवली का मतलब क्या है, किसे कहते हैं इफेक्टिवली और किसे कहते हैं इफिशिएंटली, ये 2 वर्ड किसे कहते हैं, हम यहां से अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। और मैं आपसे बेटे एक बात सिंपल सी पूछता हूं और फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूं। एक बात मुझे बताना
एक बात मुझे बताना, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मैं लेता हूं, एक बात मुझे आप सोच समझ करके जवाब देना इस एग्जांपल में। मेरे पास एक एम्प्लॉई है, मेरे पास एम्प्लॉई है और क्या काम करता है सर? ये एम्प्लॉई मेरी फैक्ट्री में काम करता है और मेरी फैक्ट्री में बनाई जाती है बेटे बैग्स। लेट से मेरी फैक्ट्री में बनाई जाती हैं बैग्स, जो स्कूल बैग्स हैं वो बैग्स हम लोग बनाते हैं। मैंने अपने एम्प्लॉय से कहा कि आपको एक बैग बना करके देना है। उसने कहा सर बैग बन के तैयार हो जाएगा, मैं आपको ये बैग बना करके तैयार करके दे दूंगा। मैंने कहा कितना टाइम लग सकता है? साइंटिफिकली मैंने कैलकुलेशन की, एम्प्लॉय ने सोच समझ करके मुझे बताया और मैंने कहा एक बैग हमारा 2 घंटे में बनकर तैयार हो जाना चाहिए। जब बेटे ये 2 घंटे का टाइम मैं इसको अलाउ करता हूं, अगर ये एम्प्लॉय मेरा काम इस 2 घंटे के टाइम पीरियड में जो रिसोर्सेज मैंने इसको दिए हैं, अभी रिसोर्सेज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं टाइम रिसोर्स की बात कर रहा हूं, जो टाइम मैंने इसको दिया है, जो टाइम की फॉर्म में मैंने इसको रिसोर्स अलाउ किया है, अगर मेरा काम ये इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर इस समय सीमा में मेरा ये काम कंप्लीट करके दे देता है, तो मैं कहूंगा ये वर्कर मेरा इफेक्टिव है, ये वर्कर मेरा इफेक्टिव है। लेकिन अगर ये काम करने में देरी लगा देता है, सर ये बैग बनाने के लिए गया और 1 घंटे या 2 घंटे जो हमने इसको टाइम अलाउ किया था, जो 2 घंटे का टाइम हमने इसको अलाउ किया था, 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे ले लिया इसने बैग कंप्लीट करने के लिए, तो मैं कहूंगा भाई आपने ना काम इफेक्टिवली नहीं किया। जो साइंटिफिकली हमने टाइम सर्च किया था, जो डिसाइड टाइम हमने किया था, जो साइंटिफिकली हमने आपको एक टारगेट दिया था कि काम को कंप्लीट करके देना है, उस टाइम पीरियड में आप काम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप कौन नहीं है? आप इफेक्टिव एम्प्लॉय नहीं है। आप कौन नहीं है? आप इफेक्टिव एम्प्लॉय नहीं है। सर इफेक्टिव एम्प्लॉय हमारा कब होगा? बेटे आपका इफेक्टिव एम्प्लॉय जब होगा जब ये एम्प्लॉय आपके काम को कंप्लीट करके दे देगा विद इन दी गिवन टाइम, विद इन दी गिवन टाइम जब ये आपका काम कंप्लीट करके दे देगा, तो मैं कहूंगा ये एम्प्लॉय आपका इफेक्टिव है। अच्छा बच्चे एक बात मुझे आप सोच समझ करके बताना, अगर ये 2 घंटे का काम 1.5 घंटे में कंप्लीट करके देते, मैं कहूंगा भाई इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव एम्प्लॉय है, ये तो और जल्दी करके दे रहा है। अगर 2 घंटे का काम 2 घंटे में ही करके दे रहा है तब भी इफेक्टिव है, लेकिन 2 घंटे से अगर ज्यादा का वक्त लगाता है तो मैं कहूंगा भाई आप इफेक्टिव नहीं है। डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं गैप है, आपको अपनी जो काम करने की स्पीड है और बाकी चीजों को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट की आपके अंदर गुंजाइश है। इसी तरीके से एक दूसरा वर्ड आता है बेटे हमारा एफिशिएंटली। जब मैं बात करता हूं एफिशिएंटली, तो एफिशिएंटली बेटे हमारी कॉस्ट को, जब मैं बात करता हूं इफेक्टिवली की, तो ये हमारा बात करता है टाइम की। आपको दिख रहा होगा बेटे फोटो में एक घड़ी लगी हुई है, ये घड़ी टाइम को शो कर रही है। जब भी हम इफेक्टिवली वर्ड की बात करते हैं तो ये कंसर्न होता है अबाउट द टाइम। ये किसके बारे में बात करता है? टाइम के बारे में। जो आपको टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर अंदर आपको काम, अपना टास्क कंप्लीट करके दे देना है। और जब मैं बात करता हूं इफिशिएंटली को, तो इफिशियंसी का मतलब होता है कॉस्ट से रिलेटेड बात। किससे रिलेटेड बात करेंगे हम यहां पर? कॉस्ट से रिलेटेड बात करेंगे। कॉस्ट का मतलब क्या है? जो बेटे आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो आपको रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मनी दिए जाते हैं, उस टारगेट कॉस्ट के अंदर अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया होगा तो मैं आपको बोलूंगा आप कौन है? आप उस केस में कौन बन जाएंगे बच्चे? उस केस में सर हम बन जाएंगे इफिशिएंट। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई, 2 चीजें मैंने आपको बताई। एक मैंने बताया आपको इफेक्टिव, एक मैंने आपको बताया इफेक्टिव, और दूसरा मैंने आपको बताया एफिशिएंट। इफेक्टिव और एफिशिएंट में डिफरेंस क्या है? इफेक्टिव इज ऑल अबाउट द टाइम। योर टास्क हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन द एस्टिमेटेड टाइम गिवन टू यू। जो टाइम आपको दिया गया है आपका काम उसी टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। अगर उस टाइम फ्रेम में आपने काम कंप्लीट करके दे दिया तो आप इफेक्टिव हैं। और जब आपको कॉस्ट की भी कुछ लिमिट बताई और उस कॉस्ट फ्रेम में आपने अपना काम कंप्लीट करके दे दिया, तो मैं नाम दूंगा कि आप कौन है? एफिशिएंट है। सर एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा आपको एक बैग बनाना है, आपको एक बैग बनाना है। बैग बनाने के लिए मैं आपको 2 घंटे का टाइम देता हूं और इस बैग की जो कॉस्ट है, इस बैग की जो कॉस्ट है ये 150 रुपए आनी चाहिए, 150 रुपीज आनी चाहिए। अब आपने इस बैग को 2 घंटे में कंप्लीट करके दे दिया और इसकी कॉस्ट भी आपने 150 रुपए के अंदर अंदर रखी, तो मैं कहूंगा आप इफेक्टिव भी थे और आप एफिशिएंट भी थे। अगर आपने टाइम ज्यादा लगा दिया, मानकर चलिए 2 घंटे की जगह आपने 2.5 घंटा लगा दिया
और कॉस्ट आपने 150 की जगह 100 रुपये लगाई, तो मैं कहूंगा आप एफिशिएंट तो हैं सर, लेकिन आप इफेक्टिव नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कॉस्ट लगाते हैं 200 रुपए और आपने टाइम लगाया सिर्फ और सिर्फ मानकर चलिए टाइम लगाया आपने 1.5 घंटा, तो मैं कहूंगा आप इफेक्टिव तो हैं लेकिन आप एफिशिएंट नहीं है। समझ में आ रही है बात? यहां तक एक बात मुझे सोच समझ करके बताना, आप जब काम धीरे धीरे करते हैं तो आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल होता है। जब आप काम बड़ी सोच समझकर बड़ी बारीकी से देखकर करते हैं तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट कम होते हैं। उस केस में आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है जनरली। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको संभल संभल के काम करना है तो आपका टाइम बढ़ता चला जाता है, आपका टाइम इंक्रीज होता चला जाता है। सर टाइम इंक्रीज होता चला जाता है का मतलब क्या है? मतलब यह है बच्चे, जैसे ही आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगे, जैसे ही आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगे तो आपकी इफेक्टिवनेस पर फर्क पड़ेगा, आप कम इफेक्टिव हो जाएंगे अकॉर्डिंगली थोड़े। जैसे ही आप कॉस्ट बचाने के बारे में सोचेंगे आपका टाइम एक्स्ट्रा लगना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप टाइम बचाने के बारे में सोचेंगे आपका जो एफिशिएंसी है, आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, घर पे कभी मजदूर से काम कराया है, कभी ईंट गारे का काम कराया है, आपने घर बनवाया है, तो आप देखेंगे एक मिस्त्री है जो दीवार बनाता है, बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ईंटों को रख रहा है, मसाला फटाफट लगाता है, ईंटें फटाफट लगाता है, जल्दी जल्दी दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। तो बेटे वो टाइम तो जल्दी काम में, बहुत कम टाइम में काम तो बहुत जल्दी खत्म कर रहा है, लेकिन देखेंगे आप कहीं ईंट बहुत ज्यादा तोड़ रहा है, क्योंकि वो अद्धा नहीं ढूंढेगा, आधी टूटी हुई ईंट नहीं देखेगा, फटाफट साबुत ईंट उठाएगा, जहां जरूरत होगी वहां तोड़ के लगाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ईंटें वेस्ट कर रहा है। अगर आप साइडों में देखोगे उसका मसाला जो आपका मिक्सचर है, जो सीमेंट का मसाला है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा मिस्त्री हम देखते हैं, वो दीवार खड़ी कर रहा है, दीवार खड़ी करने में मसाला तो धीरे धीरे बिल्कुल सजा सजा के लग रहा है, जहां ईंट की जरूरत होती है वहां ईंट लगाता है, जहां आधी ईंट की जरूरत होती है आधी ईंट लगाता है, लेकिन उसका टाइम ज्यादा लग रहा है। तो आप मुझे बताइए कौन सा पोर्शन ज्यादा अच्छा है? इफेक्टिव होना ज्यादा अच्छा है या एफिशिएंट ज्यादा होना अच्छा है? सर ना तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव ना बहुत ज्यादा एफिशिएंट, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगे तो एफिशिएंसी घट जाएगी, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगे तो इफेक्टिवनेस आपकी घट जाएगी डेफिनेटली। इसमें आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, इसमें आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, और कहीं ना कहीं इन दोनों की जो रिलेशनशिप होगी वो कैसी होगी? वो इनवर्स रिलेशनशिप होगी। इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? इनमें कहीं ना कहीं आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आती है मेरी बात? बच्चे आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड केस स्टडी देखने को मिल सकती है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और क्वेश्चन इसके ऊपर कैसा आ सकता है, आपको एक क्वेश्चन स्टडी फॉर्म, केस स्टडी फॉर्म में भी आ सकता है। मैं आपको दिखाता हूं केस स्टडी इस टॉपिक से रिलेटेड। आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, आप देखेंगे केस स्टडी जो आपको नजर आ रही होगी वो आपकी स्क्रीन पे नजर आती हैं। 3 केस स्टडी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आती हैं। मैं एक एक करके सारी डिस्कस करता हूं और फिर हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 आपको नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, केस स्टडी 1। हाँ सर केस स्टडी 1 है। क्या कहती है केस स्टडी 1? देखिएगा प्लीज। केस स्टडी 1 आपसे बोलती है वैभव गारमेंट लिमिटेड। मैं पढ़ रहा हूं बच्चे आपके सामने, केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं, फटाफट जल्दी से आप देखिएगा। कहता है वैभव गारमेंट लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट। वैभव लिमिटेड एक कंपनी है, इसको टारगेट है कि इसको 10,000 शर्ट कंप्लीट करके देनी है पर मंथ। एक महीने में 10,000 शर्ट इसको बना करके देनी है एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150 पर शर्ट। एक शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी? एक शर्ट की कॉस्ट होगी 150 रुपए। आगे बोलता है द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹160 पर शर्ट। जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने इस टारगेट को अचीव किया। कितने में अचीव किया? 160 रुपए पर शर्ट के हिसाब से उसने इस टारगेट को अचीव किया। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ये बच्चे एग्जाम में आपका इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। पास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस में से मैंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। पिछले किसी साल में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2-3 साल पहले एक बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। वहीं से मैं ये क्वेश्चन आपके लिए कॉपी करके लेकर के आया हूं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कोई मैनेजर है,
कोई मैनेजर है और वो मैनेजर क्या कर रहा है, वो मैनेजर, आपने मैनेजर को टास्क दिया हुआ है 1 महीने में आपको शर्ट्स बनानी है। कितनी शर्ट्स बनानी है मुझे बता सकते हो? 1 महीने में कितनी शर्ट का टारगेट आपने दिया है? 10,000 शर्ट का टारगेट आपने दिया है। और कहते हैं आपने लिमिट भी लगाई है 150 रुपए की एक शर्ट बनके तैयार होनी चाहिए। कितनी रुपए की एक शर्ट बनके तैयार होनी चाहिए? 150 रुपए की एक शर्ट बनके तैयार होनी चाहिए। बच्चे एक बात मुझे बताना, ये जो आपने 1 महीने की लिमिट लगाई, ये आपकी क्या टाइम लिमिट है? यस। और सर जो टाइम लिमिट होती है, जो टाइम लिमिट होती है, ये किसको कंसर्न होती है, किससे रिलेटेड होती है? ये रिलेटेड होती है हमारी, ये रिलेटेड होती है हमारी इफेक्टिवनेस को। किससे? इफेक्टिवनेस को। अच्छा, ऑन द अदर हैंड क्या कॉस्ट भी है हमारी यहां पर? यस। कॉस्ट को जब हम देखते हैं तो कॉस्ट किससे रिलेटेड हमारी होती है? सर ये कॉस्ट हमारी होती है एफिशिएंसी से रिलेटेड। आप मुझे बता सकते हैं बेटे, क्या इसने इस काम को कंप्लीट कर दिया? तो मैं कहूंगा हाँ, इसने इस काम को कंप्लीट कर दिया है, इसने इस काम को कंप्लीट कर दिया है, उसने इस ऑब्जेक्टिव को, इस टारगेट को अचीव कर लिया है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप पढ़ो एक बार प्लीज ध्यान से। कहता है वैभव गारमेंट टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150 पर शर्ट। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव कर लिया है, कर सका, अचीव कर सका इसको, दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹160 पर शर्ट। ये टारगेट उसने अचीव कर लिया है। बेटे एक बात मुझे बताओ, जब टारगेट अचीव हो गया तो क्या ये इफेक्टिव है या नहीं? सर डेफिनेटली ये इफेक्टिव है। अगर उसने इस टारगेट को अचीव कर लिया तो ये इफेक्टिव है। लेकिन एक बात बताओ, इसकी एफिशिएंसी कब होगी? जब 150 रुपए के अंडर में, 150 रुपए के अंडर में इस काम को कंप्लीट कर देगा तो ये इफेक्टिव होगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या इसने इस काम को 150 रुपए में कंप्लीट किया? नहीं, उसका ये काम कंप्लीट होने में 160 रुपए का खर्चा आ गया। 160 रुपए का खर्चा आया, जैसे ही वो अपनी लिमिट को क्रॉस करके जाता है तो क्या वो एफिशिएंट बचता है या नहीं बचता? सर एफिशिएंसी उसकी कम हो गई। अब मुझे बेटे आप जनरल वे में एक आंसर बताओ जल्दी से, जनरल वे में एक आंसर बताओ। विद इन टाइम काम कंप्लीट कर दिया तो क्या हुआ? इफेक्टिव, इफेक्टिव है। अगर कॉस्ट, विद इन कॉस्ट काम कर दिया तो क्या हुआ? एफिशिएंट है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बताओ कि वो इफेक्टिव है या नहीं, बताओ वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो मैं कहूंगा भाई इफेक्टिव की अगर आप बात करते हो तो इट इज टोटली रिलेटेड टू दी टाइम। और टाइम की जब मैं बात करूंगा, जब टाइम की मैं बात करूंगा तो विद इन टाइम उसने इस काम को कंप्लीट कर दिया है, तो मैं कहूंगा भाई साहब ये इफेक्टिव है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे इसकी एफिशिएंसी के बारे में भी पूछ लेता तो मुझे बताओ ये एफिशिएंट होता या नहीं होता? सर एफिशिएंट होने के लिए इसे 150 रुपए में काम करना था, लेकिन 150 रुपए में काम कंप्लीट नहीं कर पाया, इसका मतलब ये एफिशिएंट नहीं होगा डेफिनेटली। आंसर पढ़ो बच्चे, देखना क्या है। यस, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ वैभव गारमेंट लिमिटेड इज इफेक्टिव। प्रोडक्शन मैनेजर कौन है बेटे? इफेक्टिव है। बताओ क्यों इफेक्टिव है? बताओ जल्दी से क्यों इफेक्टिव है ये? क्योंकि सर इसने अपना काम विद इन दी टाइम लिमिट कंप्लीट कर दिया है। क्योंकि इसने अपना काम विद इन टाइम लिमिट पूरा कर दिया है, इसलिए कौन है ये? इफेक्टिव है। as he could achieve the target to produce 10,000 शर्ट in a month। क्योंकि उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया है, 10,000 शर्ट कंप्लीट कर ली हैं उसने 1 महीने में, इसलिए ये इफेक्टिव है। ऐसा ही बच्चे एक और क्वेश्चन है, केस स्टडी 2 आप देखिएगा, ये भी आपके एग्जाम की केस स्टडी है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुकी है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है एग्जामिनर आपसे। और क्या कहता है देखिएगा फटाफट जल्दी से, केस स्टडी 2 पर आप नजर मारिएगा। क्या कहता है केस स्टडी 2 के बारे में? कहता है केस स्टडी 2 के बारे में आपसे बोलता है सूरज वर्क एज अ सेल्समैन इन अ कंपनी। सूरज जो है वो सेल्समैन है आपकी कंपनी में, सेलिंग पेट एसेसरीज एंड फूड। जो पालतू जानवर होते हैं उनकी एसेसरीज और खाना बेचता है।
he has been given a target of selling 1200 units of food packet in a month. एक महीने में 1200 पैकेट बेचने का टारगेट इसको दिया है. by offering a maximum of 10% discount to customer. और इस केस में जब ये अपने टारगेट को पूरा कर रहा होगा तो इसको अथॉरिटी दी गई है 10% तक का डिस्काउंट भी ऑफर कर सकता है. क्या बोला बेटे? 1200 यूनिट एक महीने में बेचने हैं और जब ये इनको सेल करने की कोशिश करेगा तो डिस्काउंट भी कर सकता है, डिस्काउंट भी दे सकता है, लेकिन डिस्काउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10% का डिस्काउंट हो सकता है टू हिज कस्टमर्स. आगे बोलता है इन ऑर्डर टू मीट हिज मंथली सेल टारगेट ऑन द लास्ट 2 days ऑफ मंथ ही ऑफर्स 50% ऑफ डिस्काउंट टू हिज कस्टमर. बेटे एक बात बताओ, ये जो डिस्काउंट है क्या ये कॉस्ट के साथ में इसको कंपेयर कर सकता हूं? जितना ज्यादा आप डिस्काउंट दोगे, जितना ज्यादा आप डिस्काउंट दोगे, जितना आप ज्यादा डिस्काउंट दोगे, क्या आपकी कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी. आप मुझे बताइए, आपने ये काम विद इन कॉस्ट कर दिया क्या? कितना डिस्काउंट आपको बोला था मैक्सिमम देना है? सर 10% का डिस्काउंट देने के लिए बोला था, लेकिन आपने डिस्काउंट कितना दे दिया? सर 15% का डिस्काउंट आपने दे दिया. आपको डिस्काउंट देने के लिए 10% बोला था, आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर को 15%. 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं तो मुझे बताइए आप विद इन कॉस्ट काम कर रहे हैं. क्या आपको जो रिसोर्सेज दिए थे उस रिसोर्सेज के फ्रेम में आप काम कर रहे हैं या उससे बाहर हो गए? आप बेटे जैसे ही उस फ्रेम से बाहर होते हैं, आप कौन से वाले पिक्चर से बाहर हो जाते हैं, कौन से वाले वर्ड से आप बाहर हो जाते हैं? इस केस में बेटे आप एफिशिएंट नहीं बचते. इस केस में आप एफिशिएंट नहीं बचते. सर एफिशिएंट नहीं बचते मतलब? एफिशिएंट नहीं बचते मतलब अब आप एफिशिएंट नहीं है. अच्छा बच्चे, क्वेश्चन में पूछा क्या था वो तो बताओ. वो तो क्वेश्चन पूरा पढ़कर ही पता चलेगा. आप आइए, क्या पूछ रहा था? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव केस, ऊपर के केस के कॉन्टेक्स्ट में आप आंसर कीजिए. आप आंसर कीजिए. क्या आंसर करना है इस कॉन्टेक्स्ट में? इज सूरज इफेक्टिव इन हिज वर्क और नॉट? क्या सूरज इफेक्टिव है या नहीं? सर इफेक्टिव का मतलब था टाइम पीरियड. इफेक्टिव का मतलब था टाइम पीरियड. आप मुझे बताइए क्या सूरज ने काम इफेक्टिवली किया? सर इफेक्टिवली का मतलब क्या है? इफेक्टिवली का मतलब है जो टाइम उसको दिया गया था जिसके टारगेट को पूरा करने के लिए, क्या उसने अपने टारगेट को विद इन टाइम फ्रेम पूरा कर दिया? तो मैं कहूंगा यस. एक महीने में 1200 यूनिट बेचने के लिए उसको बोला था, 1200 यूनिट बेच दिया, डिस्काउंट ज्यादा दिया है, एफिशिएंट नहीं है लेकिन इफेक्टिव है. आइए आंसर पढ़ते हैं. मैं आपको आंसर भी रीड कराता हूं इसी के साथ. सेकंड क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा. सेकंड क्वेश्चन में आप पढ़िए आंसर मेरे साथ. कहता है यस सूरज इज इफेक्टिव इन हिज वर्क एज ही हैज बीन एबल टू मीट हिज मंथली सेल्स टारगेट बाय सेलिंग 1200 यूनिट्स ऑफ फूड पैकेट्स. ठीक है बच्चों यहां तक? हाँ जी, सेलिंग 1200 यूनिट्स ऑफ फूड पैकेट्स. इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा देखने का. आप केस स्टडी में आओगे, एक केस स्टडी आपको और मिलती है. केस स्टडी 3 है, थोड़ी सी बड़ी है पढ़ने में. एक बार देखेंगे इंशाल्लाह. आप भी इसका आंसर मुझे बताएंगे जैसे अभी तक आपने 2 का बताया है. उम्मीद करता हूं तीसरे का भी आप ड्रॉ कर पाएंगे आंसर. फटाफट जल्दी से देखिएगा. मैं पढ़ना शुरू करता हूं और आप मुझे आंसर साथ के साथ तो नहीं एटलीस्ट लेकिन बाद में बता देना जरूर. कहता है सुजाता वर्क्स एज अ डिजाइनर इन एन एक्सपोर्ट हाउस. कहते हैं एक्सपोर्ट हाउस है, वहां पर सुजाता डिजाइनर है. एज पर द टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर रिसीव, एज पर द टर्म्स ऑफ एन ऑफर ऑर्डर रिसीव, एक ऑर्डर इनको मिला है, उस ऑर्डर के टर्म के हिसाब से एक्सपोर्ट हाउस रिसीव बाय द एक्सपोर्ट हाउस, एक्सपोर्ट हाउस से इनको एक ऑर्डर मिला है और उस ऑर्डर के टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से शी हैज टू गेट 1000 यूनिट्स ऑफ डेनिम जैकेट्स मेड इन 15 days at the rate of rupees, at the rate of rupees, excuse me,
एट द रेट ऑफ रुपीज 2000 पर जैकेट। कहते हैं आप ना, सुजाता वर्क्स एज अ डिजाइनर इन एक्सपोर्ट हाउस, एक एक्सपोर्ट हाउस में सुजाता काम करती है, जहां पर एक ऑर्डर आया है, एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, 1000 यूनिट डेनिम जैकेट के इनको चाहिए 15 दिन में, और एक की कॉस्ट 2000 रुपए होगी। शी इज एबल टू कंप्लीट हर टारगेट प्रोडक्शन इन 20 डेज। उसने अपना काम 15 दिन की जगह कितने दिन में कंप्लीट किया बच्चों, बताओ जल्दी से, 20 दिन में काम कंप्लीट किया। जैसे ही आप टाइम फ्रेम से बाहर हुए, टाइम फ्रेम कितने दिन का था, 15 डेज का था, आपने कितने दिन में काम कंप्लीट किया, आपने काम कंप्लीट किया 20 डेज में। जैसे ही आप टाइम फ्रेम से बाहर गए, क्या हो गया, आप बताओ, इफेक्टिव बचे या नहीं बचे? डेफिनेटली सर इफेक्टिव नहीं है। अब एफिशिएंसी को और चेक कर लेते हैं आगे पढ़कर एक बार। 20 डेज बिकॉज इन ऑर्डर to result the cost of production per jacket may have increased by ₹100। कहते हैं आपकी जैकेट की कॉस्ट भी 100 रुपए से बढ़ जाएगी। कितनी कॉस्ट आपने सोची थी, 2000, 100 रुपए से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कितने की हो जाएगी एक जैकेट की कॉस्ट, 2100 रुपए की कॉस्ट अप्रोक्स आएगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस, इज सुजाता efficient in her work? Explain by giving suitable reason in support of your answer। अब बेटे एक बात मुझे आप बताओ सोच समझ करके, पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, कोई सुजाता, कोई लेडी है, कोई सुजाता नाम की लेडी है, किसी एक्सपोर्ट हाउस में काम करती है, उसको एक ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर किस चीज का मिला है, एक ऑर्डर मिला है कि उसको डेनिम की जैकेट बना करके देनी है। ये डेनिम की जैकेट बेटे वही जींस वाली जो जैकेट होती है, ये जैकेट बना करके देनी है। 15 दिन का टारगेट है इसका, 15 दिन में इसको काम कंप्लीट करके देना है। कितनी जैकेट बनानी है 15 दिन में, 15 दिन में इसको 1000 यूनिट बना करके देने, 15 दिन में 1000 यूनिट इसको बना करके देने, 15 दिन में 1000 जैकेट्स इसको बना करके देनी है। कितनी कॉस्ट में, एक जैकेट की जो कॉस्ट आनी चाहिए वो कॉस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए, 2000 रुपए आनी चाहिए। जब ये काम करना स्टार्ट करती है तो इसने 15 की जगह बेटे 20 दिन में अपना काम कंप्लीट कर पाई। 1000 जैकेट्स बनाने के लिए इसको कितना टाइम लगा, इसको 20 दिन का टाइम लगा। जब मैंने पूछा कॉस्ट कितनी आई तो कहती है एक जैकेट बनाने में कॉस्ट आई 2100 रुपए की। बच्चे आप मुझे सोच समझ करके बताना, जब मैं रिसोर्सिस की बात करता हूं वहां पर भी एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, जब मैं टाइम की बात करता हूं यहां पर भी एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, क्या ये टाइम एक्स्ट्रा लगा रही है इफेक्टिव है या नहीं, बताओ सोच समझ करके मुझे। क्या ये कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा रही है तो इफिशिएंट है या नहीं है, ये भी सोच समझ करके मुझे बताओ। सर क्योंकि इसने टाइम एक्स्ट्रा लगा दिया तो इफेक्टिव नहीं है, और कॉस्ट भी एक्स्ट्रा खर्च कर दी तो इफिशिएंट नहीं है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए सुजाता नाइदर एफिशिएंट नोर इफेक्टिव, यही बोलोगे आप। पढ़ते हैं एक बार आंसर आपका, देखिएगा किस तरह से आंसर दिया हुआ है। कहता है यस सुजाता इज एफिशिएंट इन हर वर्क एज शी हैज बीन एबल टू गेट 1000 यूनिट्स ऑफ डेनिम जैकेट मेड एट द रेट 2000 पर जैकेट। बेटे आंसर ये सॉरी गलत हो गया है, आंसर गलत टाइप हो गया है ये। एक्चुअल में सुजाता ने, मैं दोबारा से आता हूं क्वेश्चन के ऊपर। सुजाता ने बेटे काम करने के लिए 15 दिन दिए गए थे, 20 दिन में काम कंप्लीट किया। 1000 यूनिट बनाने थे, 1000 यूनिट 15 दिन में बनाने थे, लेकिन 20 दिन में बनाए, तो इसका मतलब वो काम टाइम पर पूरा नहीं कर पाई, इफेक्टिव नहीं है। एक जैकेट बनाने में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी, 2000। एक्चुअल में 100 रुपए से कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर गई, 100 रुपए एक्स्ट्रा लग गए एक जैकेट के ऊपर, तो 2100 रुपए की कॉस्ट आई, इसलिए वो एफिशिएंट भी नहीं है। आंसर जो आंसर है ये आंसर आपका गलत टाइप हो गया है। इट शुड बी नो, सुजाता इज नाइदर एफिशिएंट नोर इफेक्टिव बिकॉज शी हैज नॉट कंप्लीट हर टारगेट विद इन द टाइम लिमिट और विद इन द कॉस्ट। समझ में आ रही है? आपका आंसर ये होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। आई अपोलोजाइज फॉर द सेम। आगे चलते हैं बेटे, मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा इशू नहीं था, टाइपिंग मिस्टेक है, आपको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में ये आंसर होना ही नहीं चाहिए था। बच्चे आगे चलते हैं और आगे मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, और देखिएगा प्लीज फटाफट हम कहां पर थे। हम डिस्कस कर रहे थे दो टर्म्स, एक का नाम था इफेक्टिवली और दूसरा नाम था इफिशिएंटली। मुझे समझ लेना चाहिए, उम्मीद कर लेनी चाहिए कि आपको इन दो वर्ड्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
इन दोनों वर्ड्स में जो दोनों टर्म्स हैं कोई इशू नहीं होगा। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है और इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है ये आपको क्लियर होगा। इवन किस तरह की केस स्टडीज इसके ऊपर आ सकती हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली और कैसे उनको आंसर करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। लिखना कैसे आंसर बेटे आगे चलकर वो भी बताऊंगा, 2-4 केस स्टडीज को आपको लिखकर भी बताऊंगा कि आप जब एग्जाम में केस स्टडीज डील करेंगे तो किस तरह से आप डील करेंगे, किस तरह से आप आंसर करके आएंगे एग्जाम में, वो भी आपको समझाना है, वो भी आपको बताने का है, वो आगे का डिस्कशन है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक ठीक है। और अब उम्मीद करता हूं जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन लास्ट क्लास में हमने शुरू की थी अब टेक्निकली हमने 100% कंप्लीट कर ली है, इसमें अब किसी को कोई इशू नहीं होगा। क्या पढ़ी है हमने डेफिनेशन बेटे, फटाफट जल्दी से मैं आपको एक लाइन में रिकॉल करा देता हूं। और मैंने अपनी डेफिनेशन यहां से स्टार्ट की थी कि मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैंने यहां से बात शुरू की थी अपनी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। और कैसे बेटे, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के मकसद से काम किया था, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई इशू नहीं होगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बच्चे यहां से आगे अपनी क्लास को हम बढ़ाते हैं आगे, और आज की क्लास में और थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। ये मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन था, यहां पर बेटे एक और शीट हमारी आई थी, एक और शीट थी हमारी, और वो शीट ये वाली थी कि जो काम करते हैं हम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्यों काम करती है, और किन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट काम करता है, मैनेजमेंट के कौन से गोल और ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको आज की क्लास में और फर्दर अपने को डिस्कस करना है। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं इससे आगे की और क्लास के ऊपर, और मैं आपको बताता हूं। हाँ जी आइएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, मैनेजमेंट के गोल क्या हैं, मैनेजमेंट क्यों काम कर रहा है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो मैनेजमेंट है, उसका मीनिंग हम लोगों ने समझा। अब मीनिंग के बाद हम आगे फर्दर डिस्कस कर रहे हैं कि मैनेजमेंट क्यों काम कर रहा है, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इनको अपने को डिस्कस करना है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन अभी हम पढ़ करके आए, मैं क्विकली फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा आपको। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यही हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये मैनेजमेंट जो काम कर रहा है, ये मैनेजमेंट क्यों काम कर रहा है, इस चीज को अपने को डिस्कस करना है। और यहां पर मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं बेटे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको एक शीट भी नजर आ रही होगी, ये शीट नजर आ रही है बेटे, आप देखो इस पर फटाफट जल्दी से कितने ऑब्जेक्टिव आपको नजर आ रहे हैं। 3 ऑब्जेक्टिव आपको नजर आ रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा ऑब्जेक्टिव है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इनका मतलब क्या है, एक एक करके बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक बात मुझे बताइए, जो मैनेजमेंट काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनको पूरा करने के लिए काम कर रहा है या नहीं? यस डेफिनेटली उन्हीं के लिए तो काम कर रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट की सारी एक्सरसाइज हो रही हैं। क्या मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए ही काम करता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अलावा भी कुछ मैनेजमेंट के काम या फिर कुछ एम हो सकते हैं? यस बेटे ऑब्वियस सी बात है, कुछ और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं जो अपने को पढ़ने, जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव। बच्चे एक बात बताओ, हमारा जो बिजनेस है कहां सर्वाइव कर पाता है? सर ऑब्वियस सी बात है, हम सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं, सोसाइटी में अपना बिजनेस चलाते हैं, हमारा जो बिजनेस है वो सोसाइटी में ही सर्वाइव कर पाता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम इनको एज अ मैनेजमेंट बहुत फोकस करके देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। इसी तरह से बेटे हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो लोग हमारे यहां पर काम करते हैं, जो एम्प्लॉइज हमारे यहां पर काम करते हैं, उन लोगों के लिए हम डिस्कस करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इनको भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन। आइए सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर के आता हूं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कौन से ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव।
तो एक बात मुझे बताओ आप, मैं अपनी बात यहां से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। जब मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो जब मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से? एक होता है सर्वाइवल, एक होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या है बात करेंगे अभी। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा प्रॉफिट, और तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा होता है ग्रोथ। बच्चे क्या है ये ऑब्जेक्टिव, मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप मुझे सोच समझ करके बस आंसर करते चले जाना। मेरी बात को आप थोड़ा सा समझते हुए रिप्लाई करना कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं और आपको क्या समझ में आ रहा है। बच्चे एक बात मुझे बताओ, कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इस बिजनेस को स्टार्ट करते ही आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्या एम्स होते हैं आपके, क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कल से ही भाई साहब जेब भर भर के प्रॉफिट कमाओगे, ये एक्सपेक्टेशन होती है आपकी? या आप अभी क्या चाहते हो भाई साहब, अभी अभी बिजनेस का स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्टअप है, अभी नई नई शुरुआत है, अभी तो बस इतना है कि बिजनेस अपने आप को खड़ा कर पाए, बिजनेस अपने आप को स्टैंड कर पाए, बिजनेस अपने आप को चला पाए। यानी कि जो बिजनेस की कॉस्ट है, अगर वो कॉस्ट भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बच्चे इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा लेकर के चलता हूं आपको। इकोनॉमिक्स में आपने कुछ पढ़ा होगा कि जब आप बात करते हैं कॉस्ट की, तो आपकी जो कॉस्ट होती है वो 2 तरह की कॉस्ट होती हैं। एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी आपकी होती है फिक्स कॉस्ट। कोई भी बिजनेस अगर चल रहा है तो वो इसलिए चलता है कि कम से कम वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हैं। जैसे ही किसी बिजनेस की वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी पर भी क्वेश्चन उठना शुरू हो जाए तो समझ लेना उस बिजनेस का शटडाउन होना, उस बिजनेस का बंद होना पक्का है। अगर बिजनेस की फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं भी हो पा रही है तो भी आप कहते हो बिजनेस को चलाते रहो भाई साहब, बिजनेस को चलाने में बराबर ही नुकसान है अगर आप बिजनेस को बंद भी करोगे तो भी। लेकिन अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पा रही है तो फिर बिजनेस चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो मकसद होता है, बिजनेस जब हम स्टेब्लिश करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा बिजनेस एटलीस्ट हमारी उन वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पाए, हमारी उन वेरिएबल कॉस्ट को कमा पाए, निकाल पाए जो हम इनकर करें इस बिजनेस को चलाने के लिए। तो सर्वाइवल का एक छोटा सा पॉइंट बस यही है कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस की शुरुआत में आपका जो मकसद होता है, कि बिजनेस अपनी कॉस्ट कम से कम निकाल पाए, बिजनेस अपने जो पर्सनल खर्चे हैं उनको निकाल पाए। बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आप शुरुआत में नहीं करते। बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं आप तो स्टार्टिंग में आपका सर्वाइवल एम होता है कि मार्केट में भाई साहब दिग्गज बैठे हुए हैं, पहले से ही एस्टेब्लिश बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, उन सब बिजनेसेस के सामने हमारा बिजनेस टिक जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सबसे पहले कोशिश यही करते हैं कि बिजनेस आपका टिक जाए, बिजनेस आपका स्टेबल हो जाए, बिजनेस आपका कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाए मार्केट में। जब बिजनेस आपका सर्वाइव कर जाता है, बिजनेस जब आपकी अपनी कॉस्ट को रिकवर करने लग जाता है, तो उसके बाद फिर आप फर्दर सोचते हैं किसके बारे में, अब आना चाहिए भाई माल पॉकेट में, अब पॉकेट भरनी चाहिए, अब पॉकेट में माल आना चाहिए। जब फिर आप प्रॉफिट अर्निंग के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं, और जब एक बार आपके पास प्रॉफिट्स आने लगते हैं तो उस प्रॉफिट को आप जनरली री इन्वेस्ट किया करते हैं, बिजनेस में आप दोबारा से उन प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते हैं और फिर आप बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेकर के जाते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब बच्चे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा, कहां से बिजनेस आपने शुरू किया और धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। मतलब बिजनेस को आप नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हो। बिजनेस की जो ओवरऑल वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करने के बारे में आप सोच रहे हो, उसको बढ़ाने के बारे में आप सोच रहे हो, बिजनेस की जो आपकी क्लाइंटाइल है उसको बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, कस्टमर को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, आपकी जो सेल है, रेवेन्यू है, सारी चीजों को इंक्रीज करने के बारे में आप सोचते हो, तो उसको आप नाम देते हो ग्रोथ। तो बेटे बिजनेस से रिलेटेड जो मैनेजमेंट
मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं 3। जो बिजनेस के रिलेटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो कोर ऑर्गेनाइजेशनल का पार्ट है, ऑब्जेक्टिव में जब मैनेजमेंट की बात होती है तो वो होते हैं 3। कौन कौन से वो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका होता है सर्वाइव करना, सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस एग्जिस्टिंग मार्केट में अपने आप को खड़ा कर पाए, रुक पाए, बाकी लोगों के सामने स्टेबल हो पाए, इसको आप नाम देते हैं सर्वाइवल। और सर्वाइव करने के बाद फिर आप प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, पैसा कमाया जाए। और जब आपका बिजनेस एक बार मार्केट में सर्वाइव कर जाता है, आप प्रॉफिट कमाने लगते हैं, तो आप उस रेवेन्यू को रीइन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करते हैं, तो आपका बिजनेस क्या करता है? ग्रो करता है, आपकी ग्रोथ इंक्रीज होती है अकॉर्डिंगली, आपका बिजनेस ग्रोथ होता है अकॉर्डिंगली। ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं। किस चीज के ऑब्जेक्टिव हैं? ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस के। किस चीज के ऑब्जेक्टिव हैं? ये आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, जो मैनेजमेंट पूरा करने के लिए काम करता है। लेकिन बेटे मैनेजमेंट यहां पर नहीं ठहरता। मैनेजमेंट के बिजनेस से रिलेटेड के अलावा भी बाकी के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको अभी अभी बताया, जैसे एक बात मुझे सोच समझ करके बताइए, जिस सोसाइटी में आपका बिजनेस फल फूल रहा है, जिस सोसाइटी में आपका बिजनेस चल रहा है, जहां पर आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं, क्या उस सोसाइटी के लिए आपके बिजनेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सोसाइटी को कुछ अच्छा करके दें, ये नहीं बनती? यस मेरे बच्चों, उनके लिए भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिनको मैनेजमेंट पूरा करने के लिए काम किया करता है। और उन ऑब्जेक्टिव को, जिन मकसद को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए अच्छे काम करने के लिए जो मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, उन मकसद को, उन ऑब्जेक्टिव को आप नाम दिया करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। और वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते होंगे? वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं आप देखिएगा बेटे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। क्या है ये सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट का मतलब? बच्चे आप मुझे बताइए, जब आप मार्केट में कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हैं, तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोडक्ट, या तो कोई प्रोडक्ट, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, कोई सर्विस मार्केट में आप प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो आप बेटे सोसाइटी में रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मार्केट में जो प्रोडक्ट उतारें, जो सर्विस आप दें, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। और बेटे उसका प्राइस भी क्या होना चाहिए? उसका प्राइस भी क्या होना चाहिए? रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी का हर बंदा, एटलीस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग उसको कहीं ना कहीं पहुंच पाए, उस प्रोडक्ट को यूज कर पाए, ले पाए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? अच्छे से अच्छी क्वालिटी का आप प्रोडक्ट अच्छे प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में आप सोसाइटी को प्रोवाइड कराएं, आप सोसाइटी को दें। इसके अलावा बच्चे, आप जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है। आप जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको एम्प्लॉइज की जरूरत होती है। और एम्प्लॉइज आप मानकर चलो आपकी फैक्ट्री है हमारे गांव में, हमारे विलेज में, और आप एम्प्लॉय लेकर के आ रहे हैं शहर से, सिटी से लेकर के आ रहे हैं। बताओ बेटे, क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं यहां के लोगों के साथ? नहीं। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? जिस जगह पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, जिस जगह पर आपकी फैक्ट्री, जिस जगह पर आपका बिजनेस सेटअप है, वहां के लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं। अगला ऑब्जेक्टिव आपका वही है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जहां पर आप बिजनेस सेटअप किए हुए हैं, वहां के लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। किस चीज की? एम्प्लॉयमेंट की आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगला टॉपिक आपका यही है, अगला ऑब्जेक्टिव आपका यही है। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव आपका है बच्चे, यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन आप करते हैं मशीनों से, या फिर जो भी और अदर आपके प्रोसीजर हो सकते हैं प्रोडक्शन करने के, जो भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, उन मेथड ऑफ प्रोडक्शन में आपको ऐसे प्रोडक्शन मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए, यूज करना चाहिए, जहां पर कम से कम पॉल्यूशन हो, या बाकी जो चीजें आपके एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं वो कम से कम हो। ऐसे प्रोडक्शन मेथड को आपको अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी को कम से कम नुकसान हो। यह भी आपके ऑब्जेक्टिव में शामिल होगा, एक यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा आप अगले और ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, कहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। कम्युनिटी को आप फाइनेंशियल सपोर्ट
प्रोवाइड करिए। बच्चे आज की डेट में कोविड का जमाना चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, आप मुझे बता सकते हैं कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने पूरी की पूरी कम्युनिटी को फाइनेंशियल हेल्प किया है, जिन लोगों ने फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हेल्प की है। आज की डेट में आप महिंद्रा से लेकर, टाटा से लेकर, आप अजीम प्रेम जी से लेकर किसी भी आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उठा लीजिए, ज्यादातर लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प की है। यही एक ऑब्जेक्टिव है जिसको मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कंटेन करता है, अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने गोल्स में कहीं ना कहीं लेकर के चलता है कि सोसाइटी को जब भी हमारी जरूरत होगी हम सोसाइटी के लिए आगे आकर के खड़े हो जाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पर हो, चाहे वो मोरल सपोर्ट के तौर पर हो। मोरल सपोर्ट मतलब उनको हम कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से भी सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हम ऐड कर रहे हैं, उनको बूस्टअप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनके लिए एनकरेज करने के लिए अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। मतलब कैसी भी सपोर्ट की जरूरत होगी हम लोग खड़े रहेंगे। यही आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है, यही मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव है। और बच्चे एक लास्ट जो मैंने ऐड किया है वो है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे देखिए, जो सोसाइटी में आपके काबिल लोग हैं, जो स्वस्थ लोग हैं, उन लोगों को काम मिल जाएगा डेफिनेटली, कहीं ना कहीं इधर उधर से काम का जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन कोई हैंडीकैप है, कोई अंधा बंदा है आपकी सोसाइटी में, कोई किसी के पैरों में दिक्कत है, ऐसे लोगों को काम की बहुत जरूरत होती है और इनको नहीं मिलता काम। तो बीइंग अ बिजनेस, बीइंग अ मैनेजमेंट, आप ऐसे लोगों के बारे में भी सोचें। यह भी आपके लिए एक जिम्मेदारी है कि जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, कमजोर तबका है, चाहे वो जातिवाद के तौर पर हो, चाहे वो फिजिकल तौर पर हो, जिस भी तरह से हो, उन लोगों को आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएं। तो लास्ट टॉपिक आपका वो ये प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वीकर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। तो बच्चे ये 5 सोशल ऑब्जेक्टिव मैंने आपके सामने रखे। कौन कौन से, एक बार फटाफट जल्दी से रिपीट कर दो। वैसे तो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पर बेटे सबसे पहला क्या है? सबसे पहला पढ़ो, जल्दी से रीड करो, क्या लिखा हुआ है? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। सेकेंड वन इज generation of employment opportunity. Third one is using environment friendly method of production and financial support to community. And last one is providing employment to weaker section of the society. समझ में आती है बात यहां तक? ये बेटे आपके दूसरे ऑब्जेक्टिव थे जो एक मैनेजमेंट को अपने लिस्ट में रखने चाहिए सोसाइटी के लिए। और एक और ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटे, वो होते हैं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा होगा। सर इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, किसे कहते हैं, ये कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे? मैं बेटे एक एक करके बात करता हूं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम अल्टीमेटली कौन करता है? सर एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो बेटे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, आपको अपने बिजनेस के साथ साथ उनके बारे में भी तो ख्याल रखना चाहिए। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे वो लोग भी तो कहीं ना कहीं ग्रो करने चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने एम्प्लॉइज के बारे में भी कुछ अच्छा करें। तो सर उनका हम कैसे ख्याल रख सकते हैं, उनके लिए क्या अच्छी बात सोच सकते हैं, उनके लिए हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूं बेटे क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो एम्प्लॉइज आपके यहां पर काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉइज को आप क्या देते होंगे? रेम्यूनरेशन देते होंगे, सैलरी देते होंगे। बेटे ये सैलरी आपकी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लोगों के पास काम की कमी है, आपने गांव में आके एक फैक्ट्री खोल दी, बस लोगों के पास आप ही ऑप्शन हो और कहीं वो काम कर नहीं सकते। तो अब क्या कर रहे हैं, जो 10 रुपए का काम है उसको 3 रुपए में करा रहे हैं, 5 रुपए में लोगों से करा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? उन लोगों को आपको रीजनेबल सैलरी देनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी चाहिए, जो नॉर्मली आप पे करते अगर आपके यहां पर प्रॉपर कंपटीशन होता। ओके सर, कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे हम उनको। और इसके अलावा बच्चे, एक एम्प्लॉय जब आपके यहां पर काम करने के लिए आता है तो वो काम कुछ सीख कर आता है, या फिर हो सकता है आपने उसको सिखाया हो। लेकिन एक काम तो आप जब सिखाते हैं जब उसको काम पर लगाते हैं। काम जब स्टार्ट होता है तो आप उसे ट्रेनिंग देते हैं, उसको आप बताते हैं कैसे काम करना है, लेकिन उसकी ग्रोथ आप वहीं पर मत रोक दो। आप उसे रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहो, जो भी नए नए तरीके मार्केट में काम के आ रहे हैं, जिससे कि बेटे वो अबंडन ना हो जाए, खराब ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आपकी फैक्ट्री से निकले कल किसी लायक ना बचे। तो उसका पर्सनल डेवलपमेंट भी आपका होना चाहिए, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसको कॉम्पिटिटिव सैलरी दीजिए, जो मार्केट में सैलरी है उसके हिसाब से आप उसको सैलरी पेड कीजिए, उसकी रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग और बाकी के जो आपके प्रोग्राम्स हैं, जो वर्कशॉप हैं, वो कंडक्ट कराइए, जिससे कि वो अपडेट रहे, उसकी पर्सनल ग्रोथ रहे, कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट हो। और तीसरे नंबर पे बेटे पीयर रिकॉग्निशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, पीयर रिकॉग्निशन का मतलब है किसी के काम को रिकॉग्नाइज करना। पीयर मतलब बोलते हैं इंडिविजुअल को, रिकॉग्निशन मतलब पहचान, किसी के इंडिविजुअल के काम को पहचानना। जो आपके यहां पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉय के 50 लोग काम कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसको शाबाशी देनी चाहिए, आपको उसको अवार्ड देना चाहिए, जिससे कि वो और अच्छे से काम करने के लिए एनकरेज हो और कहीं ना कहीं मोरली बूस्ट अप रहे। तो इसको आप बोलते हैं पीयर रिकॉग्निशन। और उसके अलावा बच्चे उसकी हेल्थ के बारे में आपको सोच कर रखना चाहिए हमेशा। उसको जो वर्किंग कंडीशन आप प्रोवाइड ने, जो वर्किंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करें, वो हेल्दी होना चाहिए। ये आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव की लिस्ट कंप्लीट होती है हमारे यहां पर। फटाफट जल्दी से मुझे बताइए, एक मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव थे? सर मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे टोटल मिलाकर के, मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे टोटल मिलाकर के 3। पहला ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव था सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा ऑब्जेक्टिव था पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमने इन तीनों को पढ़ा। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे तो हमने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े। कौन कौन से थे बेटे? सबसे पहले सर्वाइवल, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद हम बेटे सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर आ गए। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने क्या पढ़ा? सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने टोटल मिलाकर 5 ऑब्जेक्टिव पढ़े, जो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए सोचेगी। इसमें क्या क्या चीजें थी? अच्छा प्रोडक्ट आप सही रेट पर प्रोवाइड कराइए मार्केट में सोसाइटी के लिए, आप एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं अवेलेबल कराइए, आपके जो प्रोडक्शन मेथड हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे हों कि आपकी सोसाइटी को कम खराब करें, कम पॉल्यूशन करें, वगैरह वगैरह। उसके अलावा यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप देखेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट करें कम्युनिटी को। और कहीं ना कहीं आपको कुछ और करना पड़ेगा, जिसको मैंने बोला था जो वीकर सेक्शन है उसको आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराइए। उसके बाद हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव पढ़े, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेटे कितने पढ़े हमने? 4। कौन कौन से? कॉम्पिटिटिव सैलरी दीजिए सर, कॉम्पिटिटिव सैलरी जो मार्केट के हिसाब से है, और उसके अलावा पीयर रिकॉग्निशन होना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड गुड वर्किंग कंडीशंस भी आपकी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं बेटे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को क्लियर होंगे। आज की क्लास में अगर मैं कहूं तो आपको मैंने बस कुछ खास पढ़ाया नहीं, सिंपल सी 2-3 बातें मैंने आपके सामने करी हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने डिस्कस किए 2 वर्ड जो हमारी लास्ट क्लास से छूट गए थे, और एक था इफेक्टिवली और दूसरा था एफिशिएंटली, वो हमने डिस्कस किए। उनसे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज थी, उनको भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हमने स्टार्ट किए, और मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव थे, उन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिटेल में पढ़ा और डिस्कस किया। अब बेटे इसके बाद अगली क्लास में सबसे पहले मैं जो ये ऑब्जेक्टिव आपको आज पढ़ाया हूं इससे रिलेटेड केस स्टडीज कुछ कराऊंगा, फिर उससे आगे हम अपने फर्दर क्लास को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।